दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल यानी कि शिवम्स ब्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, ये जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है हमारे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी के ऊपर यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम गए हुए थे राजगीर कॉलेज की ओर से टूर पे। उस दौरान हम गए थे नालंदा के अवशेषों को देखने के लिए। तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि आप अपने हिस्ट्री के बारे में जानोगे। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय और जहां तक मुझे पता है विश्वविद्यालय प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और कहा जाता है कि यहाँ पे विदेशों से यानी कि तुर्की हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, यहाँ के बच्चे आते थे और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। और देखा जाए तो 1199 ईस्वी में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जला दिया था और इस विश्वविद्यालय को जलने में करीबन 3 महीने लगे थे। स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और मुझे जहाँ तक पता है कि यहाँ पे 9 मंजिला पुस्तकालय था। और तो दोस्तों चलते हैं और इस विश्वविद्यालय के अवशेषों को देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से हमारे एंट्री गेट है। दोस्तों यहाँ पे टिकट काउंटर है जो कि टिकट आपको यहाँ से मिलेगा। टिकट मुझे मिल गया। हाँ। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं नालंदा के खंडरों के पास और इस गेट के थ्रू हम एंट्री लेने वाले हैं और चीज़ों को देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो अंदर से कुछ नज़ारा इस तरह से दिखता है। नालंदा की धरती, नालंदा की भूमि ज्ञान की भूमि रही है, शिक्षा की भूमि रही है, जिसमें प्रत्येक कंट्री के हर कंट्री के अभ्यर्थी को यहाँ पर आगमन हुआ है और अध्ययन का कार्य कर करके विद्वान बन के यहाँ से प्रस्थान किया। जिस नालंदा के प्राचीन जो धरोहर है, जिसका गेट का निर्माण किया गया है, ये गेट का प्राचीन काल का कहाँ पर इनकी गेट रही होगी ये कहना मुश्किल है। ये आप लोगों के लिए पर्यटन करने के दृष्टिकोण से 1942 में गेट का निर्माण ब्रिटिश ने किया है। प्राचीन काल का ये धरोहर ज्ञान की भूमि, विद्यालय की भूमि मिट्टी से ढकी हुई थी, मिट्टी से कवर थी। 250 बरस पहले ये मिट्टी से ढकी हुई थी। पहाड़ की तरह, माउंटेन की तरह साइड बना हुआ था। इस पर पेड़ पौधा उगा हुआ था, जानवरों को चारागाह के रूप में बना हुआ था। लोकल आदमी मकान बना करके इसमें निवास कर रहे थे। लेकिन इसका खोज का काम, डिस्कवरी का काम, इन्वेस्टिगेट का काम फोर्थ ब्रिटिश आया। उनका पूरा नाम था जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आर्मी के बहुत बड़े रिटायर अफसर थे। रिटायर करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे प्रश्न किया था कि पूरे भारतवर्ष में कौन से डिपार्टमेंट को हम हेड इंचार्ज बनाकर रखें, डायरेक्टर बनाकर रखें, जिस भारत को उचित निर्देश डायरेक्शन दे पाओगे। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे डिपार्टमेंट को हम डायरेक्टर बनेंगे, निर्देशक बनेंगे, जिससे स्मारक के बारे में पूरे भारतीयों को पता नहीं है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में उसकी खुदाई कराएंगे और खुदाई कराते हुए भारत को ही नहीं, पूरे हम विश्व को हाईलाइट करके दिखलाएंगे। तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कोलॉजी का सबसे बड़ा इंचार्ज बन करके आया और इसको पहाड़ की तरह साइड देखा, जंगलों की तरह साइड देखा, जानवरों को चरते हुए देखा, लोकल आदमी को मकान बनते हुए देखा। तो ब्रिटिश अलेक्जेंडर कनिंघम ने इमेजिनेशन की थी, कल्पना की थी कि नालंदा की ज्ञान की धरोहर, शिक्षा की भूमि, विद्यालय की भूमि यही रहा होगा। तो उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट लिखा। इंक्वायरी रिपोर्ट लिखने के बाद ब्रिटिश ने 10 बरस बाद उनको एक्सकवेशन करने का ऑर्डर निर्गत किया। 1861 में लिखा, 1861 में उनको ऑर्डर पास हुआ। खुदाई में नालंदा के स्मारक 2 भागों में बटे हुए
पाए गए हैं। एक भाग हम लोग जो यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं, एक कॉरिडोर पाए गए हैं। और ये कमरे जो देख रहे हैं, ये कमरे नहीं, ये लिविंग रूम विद्यार्थियों को रहने के लिए कमरे हैं, जो गुप्त राजकाल में 413 AD में मगध के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम ने फाउंडेशन का कार्य, निर्माण का कार्य उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया है। ब्रिटिश ने ये भी रियलाइज किया है, कंसीडर उन्होंने किया है, इंडिकेट किया है कि हम इसकी कंप्लीट खुदाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत को हम छोड़ने जा रहे हैं, हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए इसकी कंप्लीट खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सारे दरवाजे मगध के राजा कुमार गुप्त काल का ये लिविंग रूम को, विद्यार्थियों को लिविंग रूम को, ये दरवाजे को कवर छोड़ करके रखा है। एक कमरे में एक विद्यार्थी रहते थे, जमीन पर सोते थे, कोई खाट पलंग की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 413 AD में मगध के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम ने निर्माण का कार्य, फाउंडेशन का कार्य, संकलन का कार्य उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया। सेकेंड लेवल प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजा हर्ष ने बनवाया। थर्ड लेवल 9वीं शताब्दी में बंगाल का राजा धर्मपाल देव ने बनवाया। फोर्थ लेवल इंडोनेशिया का राजा बालपुत्र देव ने करवाया। तो इस तरह से 11 ब्लॉक मिले हैं, 990 कमरा मिला है। पहले इसकी बहुत बड़े धरोहर 11,500 कमरे पाए गए थे। 108 ब्लॉक था, 9 मंजिला के थे। लेकिन स्वेन सांग की डायरी से ब्रिटिश को जानकारी मिली है कि इसकी एरिया 7 माइल लंबी थी, 3 माइल चौड़ी थी, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 प्राचार्य थे, रहने पढ़ने खाने पीने की फ्री एजुकेशन थी। लेकिन निःशुल्क शिक्षा देते हुए भी इसका मुख्य द्वार स्वेन सांग ने लिखा है कि 4 गेट था, और चारों गेटों पे बड़े बड़े चीफ हाई प्रीस्ट लोग बैठे रहते थे। जब लोग देश विदेश के लोग, अभ्यर्थी लोग एडमिशन करने के लिए अराइवल करते थे, प्रथम गेट पे बैठे हुए मुख्य प्राचार्यों के द्वारा पूछे गए सही प्रश्नों को उत्तर देने के बाद ही इस विद्यालय में उनकी एडमिशन नामांकन ली जाती थी। प्राचार्य जब कड़ी प्रश्न करते थे तो 100 विद्यार्थी में मात्र अभ्यर्थियों की 10 विद्यार्थियों की ही उनकी नियुक्ति होती थी। इसलिए मुख्य द्वार इसका मिला नहीं। ये ब्रिटिश ने आप लोगों के लिए एंट्री गेट 1942 में बनाई है। 11 को कॉरिडोर मिला है, 11 को ब्लॉक मिला है, और 12, 13, 14 एक लाइन में टेम्पल पाए गए। 2 भागों में बटे हुए पाए गए, एक भाग रहने के लिए, एक भाग रहने के लिए चूँकि आवासीय विश्वविद्यालय थी, दूसरा भाग पूजा पाठ करने के लिए मंदिर पाए गए। दोस्तों ये मैप है और इस मैप में बताया गया है कितने कमरे हैं, कितने संग्रहालय हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों कभी किताबों में हमने पढ़ा था नालंदा के अवशेषों के बारे में, लेकिन आज अवसर मिला है करीब से देखने का। आप दीवारें देख सकते हो, काफ़ी मोटे मोटे और चौड़े चौड़े हैं। इनकी जो ईंट है वो भी काफ़ी लंबी और बड़ी है। नालंदा के प्राचीन वन ब्लॉक में हम लोग गेट के पास में आ चुके हैं। उस वक़्त में जो परंपराएं रही है, प्रत्येक आलों में उनकी प्रतिमाएं थी। जब लोग प्रवेश करते थे नमस्कार करके, प्रेयर करके प्रवेश किया करते थे। मिट्टी की मूर्ति थी इस धरोहर में, वो नष्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी मिट्टी की मूर्ति जो बनाया है कलाकार ने, अभी भी आप आंखों से दर्शन करेंगे। और इसी पे यहाँ पर एंट्री करने के क्रम में, तब उस वक़्त में जब समाप्त होती थी यहाँ का वर्क, तो उस वक़्त में ताला कुंजी किवाड़ की व्यवस्था नहीं थी। और वो जहाँ हुआ था बता दीजिएगा। इसलिए ये सभी पुस्तक रखने के लिए कमरे हैं। आयरन सीमेंटेड वर्क जहाँ कहीं भी देखेंगे वो रिसेंटली वर्क है। वो भारत सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने उसको मेंटेन किया है। क्योंकि वो मेंटेन नहीं करती तो धरोहर धराशायी होकर के जमीन पर पड़ा हुआ रहता है।
इसलिए ये जो है आपको मेंटेन किया। ऊपर का सेकंड थर्ड धरोहर है और ये सेकंड है और फर्स्ट जो है वहाँ मिट्टी से नीचे ढका हुआ है। दोस्तों ये सब पुस्तक रखने के लिए कमरे बनाए गए थे छात्रों यानी कि विद्यार्थियों के लिए, और जो कमरे हैं वो भी काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हजारों संख्या में छात्र आते थे यहाँ पे विद्या ग्रहण करने के लिए। कमरे कुछ इस तरह के होते थे। उन्होंने पहचान दिलाया है कि मेरे लिविंग रूम के दीवार के सटे एक वेदी है जहाँ पर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन इवनिंग हम बुद्ध भगवान को पूजा पाठ किया करते थे। तो वहाँ पर वो वेदी से पता चलता है कि सही में उनकी डायरी से हमें सही कंफर्म हो रहे हैं कि उनकी पूजा घर रहा हो। विद्यार्थी स्वयं सांग ने पूरे मानव को कल्याण के लिए, विश्व को शांति के लिए इस धरती पे उन्होंने 627 में चाइना से डिपार्चर किया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको अनुमति नहीं दी थी कि जाओ भारत में परिभ्रमण करने के लिए, लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से चाइना से डिपार्चर किया है और सिल्क रूट को अनुसरण करते हुए अफगानिस्तान हुए पाकिस्तान में उन्होंने इंटर किया है। 629 में 29 में भारत में इंटर करते हुए 631 में बोध गया में जाकर उनकी बुद्ध की मंदिर को अभिवादन किया है। 631 में आकर के चारों गेटों पर खड़ा हुआ तो पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया, तब उनको एडमिशन हुआ। स्वयं सांग का बचपन का नाम छिनई है, लेकिन माता पिता जब हुनान प्रांत में उनको एडमिशन कराने के लिए गए तो उनका नाम स्वयंसांग रखा। स्वयंसांग का दो अर्थ है। चाइनीज भाषा में स्वे का मतलब होता है लर्नर, सीखने वाला, पढ़ने वाला। सांग का मतलब होता है विद्यार्थी। और उनकी माता का नाम हवै, पिता का नाम किन। उनके दादा प्रशासकीय सेवा में पब्लिक सर्विस कमीशन में थे और वहाँ से चले हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू में पास करने के बाद विद्यालय के प्राचार्य भी बने, लेकिन जब जाने लगे तो इसके बारे में सारी बातों की चर्चा उन्होंने अपनी भारत भ्रमण डायरी में लिखा। उनकी भारत भ्रमण डायरी 5 नामों से जाना जाता है। वो चाइनीज वर्ड है। हम लोग बोलते हैं पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन चाइनीज में क्या बोलता है? तुंग, सी, नान, पे। उन्होंने कहा कि मेरा डायरी से ही ब्रिटिश ने इसको इंडिकेट किया है कि इसकी एरिया 7 माइल लॉन्ग, 3 माइल वाइड, all together 21 kilometer square of the Nalanda and 10,000 students and 1,500 professors were reading in that time. So university chancellor was Shilabhadra. Shilabhadra was the chancellor of Nalanda. So there were 3 great libraries in this university and different names. Ratna Dadhi, Ratna Ranjak, Ratna Sagar. तो उनकी डायरी इंडिकेट कर रही है करते थे। तो ये उनकी वेदी पूजा स्थल। दोस्तों ये जितने भी आपको रूम्स दिख रहे होंगे ये सब विद्यार्थियों के रूम्स हैं और यहीं पे वो पढ़ाई shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. जब इसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो ऊपरी 3rd फ्लोर बनाया गया। तो 3rd फ्लोर के लिए बीच में रूफ के लिए सपोर्ट दिया गया। आसमान और समझो स्टोन बीट देख रहे हैं, ये स्टोन
पिलर था, बड़ा पिलर, जिसमें रूफ के लिए सपोर्ट क्या करता था, अभी टूटी फूटी हालत में पड़ा हुआ है। तो ब्लॉक नंबर 1 ये लाइब्रेरी का भाग रहा है, जिसमें जला हुआ चावल संग्रहालय में रखा हो। तो आप लोग छत देखेंगे, आप लोग जी देख करके आइए, देख करके आइए, फिर हम आपको दोस्तों ये संग्रहालय है और इसका डिज़ाइन काफ़ी अलग है। और देखा जाए तो आप देख सकते हो इनकी जो छत है उसका भी डिज़ाइन काफ़ी अलग है। और जहाँ तक मैंने सुना है ये मिट्टी से बना हुआ है और आज भी जब बारिश होती है तो इसकी जो बूंदें हैं वो निचली स्तर तक नहीं आती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। प्राचीन सम्राट कुमार गुप्त जो थे, हिंदू राजा थे, उनको पहचान है। जहाँ जहाँ बिल्डिंग को खड़ा करते थे और वो धनुष आकार का चिन्ह लगा देते थे। उनके ज़माने, हाँ, उनके ज़माने का वीरता का प्रतीक माना है। ये पूजा घर था, यहाँ पर बैठ करके पूजा पाठ क्या करते थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बना। कौन हिंदू राजा थे? चंद्रगुप्त। मगध के राजा कुमार गुप्त। अच्छा, कुमार गुप्त। 3 बार का प्रमाण सीढ़ी से उन्होंने लोगों को जानकारी दी है कि नीचे वाली सीढ़ी गुप्तकालीन का है, सेकेंड हर्षकालीन का है, ऊपर पालकालीन का है। दीवार पे जो चित्र लगा हुआ है वो मिट्टी की मूर्ति है। वो उनकी जीवन में, बुद्ध के जीवन में जो जो घटनाएं घटी है वो दीवार पे चित्र बना करके उन्होंने प्राचीन इतिहास को दर्शाया है। वो उनकी मूर्ति मिट्टी की है, हाथ भी टूटा हुआ है, हेड भी टूटा हुआ है। करके गवर्नमेंट ने इसको प्रिजर्व करके रखा। ये पूजा स्थल है, यहाँ पर बैठ करके मेडिटेशन वगैरह क्या करते थे, पूजा पाठ क्या करते थे। स्टोन का मूर्ति जो बना हुआ टूटी फूटी हालत में, पैर का दाग उसमें लगा हुआ है। इसमें बैठ करके लोग उपासना करते थे और पूजा पाठ क्या वो करते है समाधि, मूर्तियाँ मिली है समाधि संग्रहालय में, इसका ये अर्थ है। एक लाइन में सर देख रहे हैं, ये दोस्तों ये किसी प्रकार का मंदिर है, लेकिन उससे पहले हम आते हैं और अपने दोस्त से कुछ बातें करते हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय था जो इसको बख्तियार खिलजी ने विध्वंस कर दिया। ये 26 किलोमीटर में फैला हुआ है, 26 किलोमीटर स्क्वायर करके दिखेगा, उसका एरिया माना जाएगा, ठीक है ना। वर्गाकार है इसका, आप गेट में एंट्री कीजिएगा तो बताया जाएगा आपको कि वर्गाकार है ये। तो दोस्तों ये जो आपको सामने दिख रहा होगा बिल्डिंग, वो पंचशील मंदिर है। आराम से आराम। हम लोग ब्लॉक नंबर 6 में आ चुके हैं। इसमें डबल ओवन पाए गए हैं। इस ओवन पे ब्रिटिश ने लोगों को जानकारी दी है कि इसमें धातु को लोग गलाते थे, धातु को गला करके तरह तरह की मूर्ति बनाने की हाथों से उन्हें तरीका सिखाया जाता था। ये धातु की जो मूर्तियाँ उन्होंने निर्माण किया था, जो मिट्टी से ढकी हुई थी, और सफाई करने के क्रम में जो अच्छे अच्छे किस्म की प्रतिमा मिली, ब्रिटिश कंट्री अपने लेते गए। और जो डैमेज हालत में मिला है, जो संग्रहालय में हॉल नंबर 3 म्यूजियम में रखा हुआ है, इस पर प्रैक्टिकल वे लोग क्या करते थे और उसके बाद हर्बल मेडिसिन तैयार क्या करते थे और उसके बाद सामूहिक भोजन बना करके दोनों चूल्हे पर खाया करते थे। आचार्यों के लिए डायरेक्शन के लिए स्टैंड है, वो पूजा घर है, ये जल पीने के लिए कुआं है, ये सब रहने के लिए कमरा है, प्राचार्य को रहने के लिए बड़ा कमरा है और बाकी छोटा छोटा कमरा छात्रों के है। ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजा हर्ष ने बनाया। ये कॉरिडोर है चारों तरफ घूमने के लिए और आने जाने के लिए, और ये आंगन है स्टडी हॉल करने के लिए, पढ़ने के लिए। और यहाँ से जो भी प्रैक्टिकल हो। तो दोस्तों ये आपको उस समय का चूल्हा दिख जाएगा जो कि काफ़ी अलग और अनोखा है।
दोस्तों ये एक तरह का टेबल स्टैंड है जहाँ पे जो आचार्य हुआ करते थे वो यहाँ पे बैठकर खाना खाया करते थे। और ये जो एरिया है वो भी काफ़ी बेहद दूर में फैला हुआ है, बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप देख सकते हो चारों तरफ कितना हरियाली है। और नालंदा के खंडरों को भी आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। पेड़ पौधे हैं, कई प्रकार के फूल पत्तियाँ भी हैं और चलने के लिए पाथवे बनाया गया है। और पाथवे के दोनों साइड बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट भी किया गया है पेड़ पौधे से। फाइनली हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया नालंदा विश्वविद्यालय और अब चलते हैं अपने साथियों के साथ। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के मेन गेट के साइड में आपको स्टॉल्स दिख जाएंगे जो कि काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। रीज़न भी है क्योंकि ये टूरिज़्म प्लेस है, यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ों को खरीदेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टाटा।